कहते हैं किस्मत हर किसी को दूसरा मौका देती है और आपकी किस्मत भी इस बार आपको दूसरा मौका दे रही है। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका रिविहान के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको हर वो चीज मिलेगी जिससे आप अपने जीवन में उन्नति कर पाए। जी हाँ, अब जब मैं बात कर रहा है कि जिंदगी दूसरा मौका देती है ना, मैं बात क्या कर रहा हूं कि जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है। तो इस प्रकार से एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह डिसीजन लिया है कि हर बच्चे को एक दूसरा मौका भी मिलना चाहिए। यदि वो फेल हो गया है तो वो पास हो सकता है, और यदि कोई ऐसा बच्चा जिसको लग रहा है कि यार मेरे जो केमिस्ट्री में 32 नंबर आए थे वो 60 हो सकते हैं, तो बिल्कुल यदि तुमको कॉन्फिडेंस है तो तुम भी ये परीक्षा दे सकते हो। मतलब यदि कम परसेंट बने तो भी परीक्षा दे सकते हो, और यदि फेल हो गया तो भी परीक्षा दे सकते हो। ठीक है, मजेदार बात तुम्हें बताता हूं, मजेदार क्या कहूं, एक्चुअली सीरियस बात कहना चाहिए मुझे, तो मैं तुम्हें सीरियस बात बताता हूं। कई बार ऐसा है कि परसेंट तो हमने डिसाइड किया था, ठीक है, डिसाइड मतलब क्या हुआ, हमने परसेंट डिसाइड किया था इतने परसेंट आएंगे, लेकिन हमारे उतने परसेंट नहीं आए। तो कई बार हो रहा है कि कई बच्चों के ऐसे मैसेज कॉल आ रहा है कि सर अब क्या होगा, कैसे हम करेंगे सारी चीजें। ठीक है, कई बच्चे रो रहे हैं। बेटा एक बात बताओ, रोने से क्या कुछ तुम्हारे लिए फायदा हो जाएगा कि रोने से अपने नंबर बढ़ जाएंगे, रोने से ये काम होगा। कई बच्चे भावुक हो उठे, कई बच्चों के कम नंबर आए तो वो भी भावुक है, सर कि मैंने तो कुछ और एक्सपेक्टेशन रखी थी, मैं अब ये सर रिजल्ट बिगड़ गया है। नहीं, इसके लिए रोने से टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं होगा। सीधी सी बात यह है कि तुम्हें जब एमपी बोर्ड दूसरा मौका दे रहा है तो साबित करके दिखाओ ना, आपको अपने आप को साबित करके दिखाओ कि किस प्रकार से मेरा रिजल्ट और अच्छा आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या बात करने जा रहे हैं। एमपी बोर्ड द्वितीय परीक्षा रोड मैप, आप देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ बेटा, मैंने यहां पे लिखा मैंने रोड मैप। रोड मैप का मतलब क्या होता है, रोड मैप मतलब रास्ता बताता। तो यहां पर हम आपको रास्ता बताएंगे कि बचे हुए 45 दिनों में, 6 हफ्तों में, क्योंकि हर एक विषय का अलग अलग है। जिसमें फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के लिए यदि मैं आज से भी बात करता हूं तो लगभग लगभग आपके पास 45 दिनों का समय। ठीक है, तो इन बचे हुए 45 दिनों में हम किस रास्ते को फॉलो करते हुए जाएं कि हम अपने एग्जाम में वापस अच्छे नंबर ला सकें या फेल हुए बच्चे पास हो सके। ठीक है, तो रोड मैप यही डिसाइड करेगा। अब सबसे पहले तो बेटा मैं तुम्हें यह बता दूं कि द्वितीय परीक्षा कौन दे सकता है। सबसे पहले जो बच्चे फेल हुए हैं वो उन बच्चों दे सकते हैं और देना ही चाहिए, क्योंकि बेटा यदि परीक्षा नहीं दोगे तो तुम्हें दोबारा अपनी क्लास को रिपीट करना होगा। तो ये एक सुनहरा मौका है। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे भी जो परेशान हैं कि सर मेरे ना 62% नहीं आने थे सर, 62% सर बहुत कम परसेंट है मेरे, और मैं चाहता हूं सर कि मेरे परसेंट, और चाहता क्या, उस बच्चे को मालूम है कि सर 62 तो नहीं, कम से कम मेरे साथ 75 आने चाहिए थे, पर सर मैं बीमार हो गया था, है ना। मेजर फैक्टर बेटा बीमार होना, ठीक है, या कोई दुखद घटना हो जाना या कोई परेशानी की बात हो जाना, तो ऐसी परेशानियों के चलते हो सकता है उसका एग्जाम बिगड़ गया हो। तो 75 यदि आप ला सकते थे तो टेंशन मत लो, दूसरी परीक्षा दो, मेहनत करो, तुम 75 लेकर आओगे। ठीक है, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं, सर फिजिक्स का बता दीजिए, फिजिक्स में क्या होगा। ऐसे फिजिक्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो क्या मैं सारे विषयों के बारे में चर्चा करूंगा, नहीं बेटा। यदि मैं कह दूं कि मैं सर्व सम्मुख विद्वान हूं तो ऐसा नहीं है। तो यहां पर जैसे मैं जब फिजिक्स की बात कर रहा हूं तो बेटा है, पर जब मैं मैथ की बात करूंगा तो यहां पर मैथ का रोड मैप आपको समझाएंगे अमन सर। अमन सर भी यहां पर मौजूद हैं इस लेक्चर में, तुरंत आने वाले मेरे बाद। वो तुम्हें बताएंगे कि मैथ को किस प्रकार से हम कवर करेंगे। केमिस्ट्री और बायो की बात करूं तो यहां पर सूरज सर भी मौजूद है। सूरज सर आपको बताएंगे केमिस्ट्री कैसे कवर करनी है और बायो कैसे कवर करनी है। पर बेटा आपसे मैं विनती यही करूंगा कि लग जाइए, मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। और शायद आपने दशरथ मांझी वाला वो डायलॉग सुना होगा, नहीं सुना है तो सुनो भाई, रील पे देखो दशरथ मांझी वाला क्या बोलता है, वो पहाड़ के पास देख मैं फिर आ गया, और फिर क्या बोलता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही संकल्प आप अपने जीवन में ले लीजिए, और जो 17 जून से परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें बहुत बढ़िया प्रदर्शन कीजिए। चलिए अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूं भैया फिजिक्स का रोड मैप। फिजिक्स मतलब कि भौतिक शास्त्र। अब हमारे पास क्या भैया लगभग लगभग 6 हफ्तों का टाइम, 7×42 होता है, अपन ने तो बोला लगभग 45 दिन है, तो अपन ने 6 हफ्ते की बात की। मतलब यदि तुम आज देख रहे हो, और आज मतलब अभी 7-8 मई 9 मई के बीच में है ना, उससे बात की बात नहीं कर रहा हूं, यदि आप अभी देख रहे हो तो बहुत सही समय बेटा। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि वीक 1 और वीक 2 में, वीक मतलब क्या हुआ, हफ्ता, ठीक है, पहले और दूसरे हफ्ते में तुम्हें क्या करना होगा, पहले और दूसरे हफ्ते में तुम्हें पूरा का पूरा ये जो सिलेबस हमें दिखाई दे रहा है ना, ये सिलेबस लिखा है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। अब आपके मन में सवाल होगा सर 2 हफ्ते में पूरा सिलेबस, देखो ध्यान से समझना क्या लिखा हो। उसके बाद लिखा बेटा पीवाईक्यू। जब मैं बोल रहा हूं पीवाईक्यू तो सिलेबस का मतलब है
सिलेबस ऐसा नहीं कि एक एक टॉपिक अपन कवर कर रहे हैं, नहीं। परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, आपके पास जो रेफरेंस, उसमें देखिए जब आप पहला पार्ट पढ़ रहे हैं ना, उसमें पीछे कहीं पे लिखा है होता है कि 2017 में ये प्रश्न आया था, 2023 में ये प्रश्न आया था, 2022 में ये प्रश्न आया था, लिखा होता है ना। तो वो जहां पर आपके ईयर लिखे, मतलब कि वर्ष लिखे हुए हैं कि इस वर्ष में ये पेपर आया है, तो आप उनको ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, प्राथमिकता दीजिए, और केवल वही वही प्रश्न अभी हल कीजिए, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से हम पहले 2 हफ्तों में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे और तरीके से खत्म करेंगे, ये वादा अपने आप से लीजिए, ठीक है। और बेटा ये पूरी की पूरी चीज जो अपन प्लान कर रहे हैं एक कॉपी में लिख के रख लो, ठीक है। 2 हफ्ते बाद अपने आप से स्वयं से सवाल पूछना कि क्या मैंने 2 हफ्ते में जैसा सर ने बताया था, कौन से सर ने, अभिषेक सर ने जैसा मैंने मुझे बताया था कि 2 हफ्ते में पूरा कवर करना है, क्या मैंने वो कवर कर लिया। यदि बेटा तुम कवर नहीं कर पा रहे, तुम अपने आप को थप्पड़ मार लेना, सीधी सी बात कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो किस्मत तुम्हें दूसरा मौका दे रही है और तुम उसके बाद भी नहीं कर पा रहे हो, तो कैसी बात है। तो 2 हफ्ते के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं कि सर थोड़ी सी दया कीजिए, थोड़ा सा नहीं। 2 महीने का टाइम नहीं है अपने पास, केवल 45 दिन है। 45 दिन में तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, पढ़ाई करनी है, अच्छा रिजल्ट लेकर आना है। तो अब दया भावना नहीं रहेगी मेरे मन में, और ना तो मैं ये कहूंगा भैया कि सांस लेने का टाइम लो, मैं कह रहा हूं सांस लेने का भी टाइम नहीं है। 45 दिन है, दिन रात एक करके लगातार पढ़ना, तुम रिजल्ट ला सकते हो, ठीक है, तुम रिजल्ट ला सकते हो। आओ समझते हैं आगे क्या करना है। जब मैं पहुंचूंगा तीसरे हफ्ते में, सर 2 हफ्ते के अंदर तुमने क्या किया, पूरा का पूरा सिलेबस चार्ट डाला। अब जब मैं तीसरे की बात करता हूं, तीसरे हफ्ते में क्या करना है, तीसरे हफ्ते में बेटा आपको डेरिवेशन देखना। सर क्या न्यूमेरिकल मतलब कि आंकिक प्रश्नों की तरफ जाना? नहीं, तुम भी जानते हो, तुमने पेपर दिया है, तुम भी जानते हो कि कम से कम 2 या 3 आते, मान लो 5-7 नंबर का, ठीक है। मैं इनकी बात कर रहा हूं जो फेल हुए थे, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूं। यदि आप पास हुए थे और आप अच्छे परसेंट वाले, तो आप न्यूमेरिकल भी देख सकते हो उस टाइम पर जो बच्चे फेल हुए थे उनको मैं कहूंगा कि केवल और केवल किस पर फोकस करेंगे सर, डेरिवेशन पर प्रैक्टिस करेंगे। किस पर? डेरिवेशन पे प्रैक्टिस करेंगे, डेरिवेशन पर फोकस करेंगे। अब कौन सा डेरिवेशन है, पहले पार्ट पर बात करूं, आपको याद होगा गॉस प्रमेय वाला, जी सर, गॉस प्रमेय से जितने हैं रट डालिए। दूसरा, पहले पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्या है सर हमारे पास, जो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बढ़िया से डेरिवेशन हुआ करते हैं, जी सर हुआ करते हैं, रट डालिए। समझ में आ रहा है, याद करना है, डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है। तो दूसरे हफ्ते में अपने पास पूरे पूरे 7 दिन होंगे, और 7 दिनों को, अब देखो 7 दिन में लिख रहा हूं, 7 दिनों में कितने दिन, कितने हो गए बेटा, 7 दिन में अपने को 14 चैप्टर कवर करने हैं, तो 2-2 के हिसाब से बांट लो, 2 हर एक दिन में करना है। 2 के लिए अपने को कितना मिला बेटा, 1 दिन मिला। 2 चैप्टर 1 दिन में, पूरे के पूरे डेरिवेशन रट डालिएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या करोगे सर, जब हम चौथे वीक में आएंगे तब हमें क्या करना है। अब देखो तुमने अपना पीवाईक्यू देख देख के पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लिया और डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। अब तुम्हें एक आवश्यकता है कि जो तुमने पढ़ा है उसको कोई याद करवा दे, रिवाइज करवा दे। तो रिवाइज करवाता हूं। तुम्हें याद होगा मैंने और दूसरे टीचर्स ने मेरी बहन के क्या किया था भाई, लाइव लिया था। फिजिक्स की बात करो तो मैंने लगातार 6 दिन लाइव लिया, असल में 3 दिन सुबह शाम करके 6 लेक्चर आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो अब अपने को चौथे वीक में, देखो चौथे वीक में वैसे तो होते 7 दिन, मान लेते एक दिन कहीं पर गया, तब भी एक दिन गया तो कितने बचे बेटा, 6 दिन। 6 दिन में आपके पास कितने लेक्चर हैं, सुबह शाम मिला के टोटल 6 लेक्चर है, यूट्यूब पर डले हुए हैं, अरिविहान के ही। कैसे लेक्चर थे बेटा, लाइव लेक्चर थे। कहां पर मिलेंगे आपको, अरिविहान पर मिलेंगे। तो अरिविहान पर जाकर पर डे के हिसाब से एक एक लेक्चर देखिए। क्यों? क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे। तो देखो तुमने पहले सिलेबस कवर कर लिया, जी सर सिलेबस कवर कर लिया। उसके बाद तुमने क्या किया, उसके बाद डेरिवेशन प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद क्या किया बेटा, तुम आ गए हो पढ़ने के लिए। अब एक टीचर मतलब कि मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको चीजें और भी अच्छे तरीके से क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे बेटा, जब 5वें हफ्ते में पहुंचेंगे अपन, तो सबसे ज्यादा रामबाण जो तरीका होता है, मैं कहूंगा ब्रह्मास्त्र जो होता है। ब्रह्मास्त्र यही चीज होती है कि जो एक एक नंबर के, एक अंक के 28 नंबर का पेपर आता है, वो पेपर आप कवर करो। कैसे कवर करोगे, देखो परीक्षा अध्ययन के पीछे या कह लीजिए आगे पीछे कहीं ना कहीं एक नंबर के सबसे पहले तो बहुविकल्पीय प्रश्न, बोले तो एमसीक्यू, सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। हर एक चीज को इन 7 दिनों में रट डालना है। कैसे करेंगे सर, 7 दिनों में भाई 7 में से एक घटा है, सॉरी 7 दिन की जब मैं बात करूं तो 2 दिन 2 चैप्टर किसमें कवर करने, एक दिन में। क्या करना है बेटा, 2 चैप्टर कवर करने। कितने दिन में सर, एक दिन में। तो एक दिन में 2 चैप्टर कवर करो। जो चीजें याद नहीं हो रही उनको लिख लिख के याद करो, लेकिन याद करो। किसकी बात करो बेटा, एक अंकीय प्रश्नों की। किसकी बात कर रहा हूं, एक अंकीय प्रश्नों की, चाहे वो बहुविकल्पीय हो जाए, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो जाए, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो जाए या वन वर्ड हो जाए, याद कर डालो।
तुम्हें पता है भाई कि तुम्हारे पास केवल 45 दिनों का समय है, बहुत ज्यादा सर समय है नहीं मेरे पास, याद कर डालो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम अच्छे नंबर ला सकते हो। और अंत में जब अपन बात कर रहे हैं कि छठवें वीक में फाइनल रिवीजन करना है बेटा, तो आपको इस टाइम पर क्या काम करना है, इस टाइम पे बेटा आपको ये काम करना है कि रिवीजन कैसे करना है, ये नहीं, इसका रिवीजन तो आपका हो ही चुका, कब, जब आप लेक्चर देख रहे थे। आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको सर 2020 से लेकर 25 तक, कब से, 20 से लेकर 25 तक के जो अपने 5 साल के पेपर है, सर 20 से 25 तो 5 साल ना होगा सर, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, सर देखो गणित गलत है, 26, 6 साल हो गए सर यहाँ पे, नहीं, ध्यान दो 2021 में पेपर नहीं हुआ था, और तुम पढ़ने आए हो तो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं ना। 5 पेपर मिल जाएंगे बेटा आपको, ये 5 पेपर आपको डाउनलोड करने, क्या करने बेटा, ये जो आपके 5 पेपर हैं, इन 5 पेपरों को डाउनलोड कीजिए और रगड़ के इसकी प्रैक्टिस कर डालो, एक एक चीज याद कर डालो, ठीक है। अब 5 साल के तुमने पेपर लगा लिए, पूरा रिवीजन कर लिया है, डेरिवेशन प्रैक्टिस कर ली है, जो चीजें नहीं समझ में आ रही थी यूट्यूब पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज हम लाइव चला रहे थे उससे तुमने पढ़ भी डाला, एक अंक के प्रश्नों की तैयारी भी हो गई। अब बताओ क्या रह जाता है, सर कुछ नहीं रह जाता है। अब हमारे पास सीधा सा मौका है कि जिसके कम नंबर आ रहे थे आराम से वो 75% ला सकता है, 75 वाला 80 तक भी पहुंच सकता है, 85 तक भी पहुंच सकता है, बिल्कुल कर सकता है बेटा वो ये काम। और उसके बाद जब मैं बात करूं कि सर जो फेल हो रहा था, अरे तो यदि फेल भी हो रहा था भाई तो तू 60 के ऊपर तो पहुंचेगा, मेरी गारंटी, यदि तुम मन लगा के पढ़ता है। मैंने बोला ना दशरथ माझी की वो मूवी का सीन यदि याद नहीं आ रहा है, यूट्यूब शॉर्ट पे जाके देखो, क्या बोलता है वो, पहाड़ के पास पहुंचता है और बोलता है ले देख मैं फिर आ गया, ऐसे एग्जाम के पास तुमको पहुंचना हो तो मैं बोलना ये देख मैं फिर आ गया, और क्या बोलेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को थोड़ा सा विराम देना चाहूंगा और चाहूंगा कि अब गणित की बात हो जाए, और अमन सर से विनती करूंगे सर आप आकर यहाँ पर बच्चों को मैथ के बारे में बता दें कि मैथ किस प्रकार से कवर की जाएगी। बिल्कुल सर, अब मैथ की बात हो ही जानी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल जैसा कि आपने बोला था यहाँ पे दशरथ मांझी वाला एग्जांपल, वो बिल्कुल बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था और बहुत इंपॉर्टेंट था। आइए बेटा हम लोग यहाँ पे मैथ्स के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो यहाँ सबसे पहले हमें देखना है हमारे पास दिन कितने बचे। बेटा अगर देखा जाए तो लगभग 40 से 42 दिन बचे हुए हैं, मतलब हमारे पास 6 हफ्ते का रोड मैप बचा हुआ है। मतलब इन 6 हफ्तों में हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है, देखना है कि किस तरीके से हम हमारे मैथमेटिक्स के नंबर को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा मैथमेटिक्स से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, पर लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि बेटा जो फेल हो जाते हैं ना बेटा, वो क्यों हो जाते हैं, उनके पीछे का कारण यही है कि वो कभी मेहनत नहीं करते। और बेटा अब हमारे पास में जो दूसरा मौका मिला है उसके नाम में अच्छे तरीके से मेहनत करनी है और इस मेहनत को सफल बनाना है। क्यों? क्योंकि हमारा रिजल्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इन 6 हफ्तों की रोड मैप के बारे में बता दूं तो छठे हफ्ते के आखिरी दिन मतलब शनिवार के दिन यानी 21 तारीख के दिन आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो उस 21 तारीख को अलग अलग तरीकों में मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पे आपको वीक 1, 2, 3 मतलब 3 सप्ताह की बात कर लेता हूं। तो पहले दूसरे तीसरे सप्ताह के अंदर आपको अरिविहान के लाइव लेक्चर्स देखने, मतलब कि जो हमने एग्जाम से पहले लाइव लेक्चर्स की क्लासेस ली थी वो क्लासेस को आपको अच्छे तरीके से देखते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में आपको पीवाईक्यू भी देखना है। और इन लाइव क्लासेस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं ना बेटा, क्योंकि हमारे पास में समय कम है, हम पूरा सिलेबस तो देखेंगे नहीं, हम वो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन लाइव लेक्चर्स को देखना है और उसके साथ में पीवाईक्यू करना है। और फिर उसके बाद में जब हमारे पास में 4th वीक आया था मतलब चौथा सप्ताह आ जाता है, वहां पे हमें फॉर्मूले का रिवीजन करना है, क्योंकि ये फॉर्मूले का रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही साथ में एक अंक की प्रश्नों की तैयारी करना है। अब देखो बेटा फॉर्मूले के रिवीजन की मैं जब आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूं ना बेटा, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे फॉर्मूले डायरेक्टली हमें एक नंबरीय प्रश्नों में आ जाते हैं, मतलब 1 मार्क वाले क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास में इंटीग्रेशन यानी समाकलन, समाकलन के अंदर हमें यहाँ पे 5 से 7 नंबर के सीधे सीधे एक नंबरीय प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। और वो एक नंबरीय प्रश्न कौन से होते हैं बेटा? वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला हमसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो फॉर्मूले का रिवीजन और एक अंकीय प्रश्न की तैयारी हमें इस चौथे सप्ताह में करनी है। अब पांचवें सप्ताह के अंदर हमें यहाँ पे क्या देखना है? 2023, 2024, 2025 के पेपर का सॉल्यूशन हमारे को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझना है और उसको सॉल्व करके रखना है। ठीक है बेटा, जैसे कि अभिषेक सर ने आपको बताया 2020 से लेकर 2025 तक के सारे पेपर देखना है। बेटा मैं आपको बोल रहा हूं आप सबसे पहले इन 3 पेपर्स को देखिए। ठीक है बेटा, इन 3 पेपर्स को देखिए, उसके बाद में आप
उसके पहले वाले पेपर्स को भी यहाँ पे देखना, ठीक है। ये 3 पेपर्स तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके पहले वाले पेपर्स आपके लिए मार्क्स को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर देंगे और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हो जाएगी। और फिर बेटा जो 6 वीक बचेगा, मतलब यानी छठा सप्ताह बचेगा, उसके अंदर आपको जितना आपने पहले से लेके 5वें सप्ताह तक पढ़ा हुआ है वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे रिवीजन करना है, ठीक है। अब इस रिवीजन को किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहले दूसरे तीसरे सप्ताह में आपको किस तरीके से चैप्टर्स को उठाना है, मतलब कौन सा चैप्टर आपको पहले खत्म करना है जिससे आपके मार्क्स में बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाए, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ शुरुआत के 3 सप्ताह का रोड मैप, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें तो ये पता है कि 3 सप्ताह में हमें पूरा का पूरा सिलेबस तो खत्म करना ही करना है, पर इन 3 सप्ताह में सबसे पहले कौन सा चैप्टर उठाना है, कैसे उसको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीजों के बारे में जानना जरूरी है। तो बेटा पहले सप्ताह में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो उसके अंदर आपको अध्याय नंबर 3, 4, 12 और 13 देखना है। 3 और 4 यहां पे हम लोग बात कर ले तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, सारणिक और अवयव की बात कर लेते हैं। बेटा ये दोनों एक दूसरे अपने आप में भाई बहन है, तो इन दोनों को आप एक बार में अगर देख लोगे तो आपके पूरे कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और बेटा जहां तक अगर इनके मार्क्स की बात करें तो बेटा ये 6-6 नंबर के हैं जो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब देखो अध्याय नंबर 3 एक ऐसा अध्याय है बेटा कि अगर आपने इसके अंदर थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ लिया, थोड़े से अच्छे तरीके से देख लिया, लाइव लेक्चर्स को देख लिया, इसके पीवाईक्यूज लगा लिए, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लिए, जैसा कि आपको अभिषेक सर ने बताया था कि हमें परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन जो आपके पास अवेलेबल है उनके सारे क्वेश्चंस लगा लिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर आपको मैट्रिक्स यानी अवयव के अंदर की बात कर लेता हूं या फिर सारणिक के अंदर की बात कर लेता हूं, दोनों चैप्टर हमारे लिए एक जैसे ही हैं। तो उसके अंदर आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ठीक है, उन चीजों के बारे में आपको देखना जरूरी है और इनकी बेसिक प्रॉपर्टी मतलब बेसिक गुणधर्म के बारे में देखना जरूरी है, जिससे हमारे 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे बनना चालू हो जाते हैं। अगर आप बेटा सारणिक के अंदर अगर आपने 1 नंबर के प्रश्न कर लिए, उसके साथ में आपने इसका जोड़ने की बात कर ली, तो आपको यहाँ पे अवयव के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, मतलब डिटरमिनेंट वाले चैप्टर के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद सीधे सीधे आपके पास बन जाता है क्या, यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से हमेशा हमारे पास में क्वेश्चन बन के आता है। तो बेटा ये दोनों चैप्टर आपके एक साथ में बन जाएंगे। तो इसके बाद में आपके पास में आता है चैप्टर नंबर 12, ठीक है, यानी रेखीय प्रोग्रामर यानी लीनियर प्रोग्रामिंग। बेटा ये 3 नंबर का चैप्टर है, अधिकतर बच्चे इसको मेन एग्जाम में भी छोड़ देते हैं, बट लेकिन हम यहाँ पे अब वो गलती नहीं करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से सीधे सीधे एक ग्राफ बनाने के लिए आता है, और ये एक बार अगर आपने इसको देख लिया तो आप इसका ग्राफ हमेशा बना दोगे, आप जीवन में हमेशा बना लोगे ग्राफ। इतना छोटा चैप्टर और इतना अच्छा चैप्टर है, तो इस चीज को भी आप अगर आपने कर लिया तो आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 13 यानी अध्याय नंबर 13 की बात कर लेता हूं तो बेटा वो प्रोबेबिलिटी की बातचीत हो जाती है, जो कि हमारे पास में 5 से 6 नंबर की आती है। तो ये प्रोबेबिलिटी भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देख रहे हो कि पहले सप्ताह में हमने ये 4 चैप्टर कर लिए, और करेंगे कैसे बेटा, वही यूट्यूब के लाइव लेक्चर देखना अरिविहान के ऊपर के, और फिर उसके बाद में इसके पीवाईक्यूज भी हमारे को यहाँ पे देखना और पीवाईक्यूज हमारे को यहाँ पे लगा लेने। क्यों? क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस वाला केस रहता है, इस वजह से हम लोग इसको देखते हुए चलते हैं। अब दूसरे सप्ताह की बात कर ले तो दूसरे सप्ताह के अंदर हमें चैप्टर नंबर 1, 2, 5 और 6 हमें यहाँ पे ये देखते हुए चलना है। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास के अंदर जो है वो एक छोटा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 भी हमारे पास में एक छोटा चैप्टर है, पर लेकिन बेटा चैप्टर नंबर 2 का कनेक्शन सीधे सीधे आपके चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर आपके साथ में 7 के साथ में कनेक्ट रहता है। क्यों? क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी हेल्प करेगा, यानी सांतत्यता और अवकलनीयता के अंदर भी मदद करेगा, और साथ ही साथ में समाकलन के अंदर भी यहाँ पे मदद करेगा। क्योंकि यहाँ का कंसेप्ट अगर हमने समझ लिए तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा इन दोनों चैप्टर्स को भी कर लेना। और बेटा अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 की। बहुत से बच्चे इस चैप्टर को छोड़ ही देते हैं कि बहुत बड़ा चैप्टर है। बेटा अभी हम यहाँ पे पास होने के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इस चैप्टर के अंदर 3 भाग के अंदर विभाजित किया जाता है। एक है हमारे पास में सांतत्यता, एक है अवकलनीयता, और तीसरा है हमारे पास में यहाँ पे अवकलन। तो बेटा इन चीजों को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो आप इसके अंदर सबसे पहले अवकलन देख लीजिए। अवकलन अगर आपने देख लिया तो आपको अध्याय नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलज के अनुप्रयोग भी आपके यहाँ पे कवर होते चले जाएगा, क्योंकि बहुत से कंसेप्ट आपके चैप्टर नंबर 5 से यहाँ पे रिलेट करते हैं। तो इसलिए इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ यहाँ पे खत्म कर लेना। सांतत्यता और अवकलनीयता
ठीक है। अगर इन दोनों के अंदर भी अगर आपने देख लिया तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। और बहुत छोटा चैप्टर है, ये छोटे छोटे टॉपिक से अवकलन हमारे पास में बड़ा टॉपिक है, पर उसके फॉर्मूले हमारे पास में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक नंबर के अंदर भी हमसे पूछाते, तो इसके फॉर्मूले आपको यहाँ पे पढ़ते हुए चलना है। साथ ही साथ में अगर मैं इसके बाद में बात कर लेता हूं क्या हमारे पास में वीक 3 की, मतलब यानी सप्ताह 3 की, तो सप्ताह 3 के अंदर समाकलन जो हमारे पूरे गणित का सबसे बड़ा चैप्टर है, और देखा जाए तो बेटा 12 नंबर का आता है। अगर मैं 12 नंबर को छोटे छोटे भाग में अगर विभाजित कर दूं, 2 भाग में अगर मैं विभाजित कर देता हूं, तो बेटा अगर आप देखोगे तो यहां पे आपके पास में 5 से लेके 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते ही आते हैं। मतलब 1 नंबर प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे ही जाते हैं, या तो आपको मेसो कॉलम में पूछ लेगा, और अधिकतर जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हम लोगों ने देखे हैं उससे यही अनुमानित हुआ है कि यहां से हमारे पास में मेसो कॉलम यानी सही जोड़ी बनाओ के प्रश्न आप आपको यहाँ पे देखने को मिलते ही मिलते। तो इसके फॉर्मूला अगर आपने कर लिए तो 5 से 7 नंबर तो आपके सीधे सीधे बन जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और फिर बेटा 2 नंबर के प्रश्न और 3 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने फॉर्मूला अगर अच्छे से समझ ले तो आपके 2 नंबर वाले जो प्रश्न है उनमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास में चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की। बेटा जो चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमारे पास में कुछ इस तरीके के फॉर्मूले होते थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले। ठीक है, इन फॉर्मूले पे बेस्ड पूरा का पूरा चैप्टर है ये वाला। ठीक है, किस पे बेस्ड है बेटा? इन फॉर्मूले पे बेस्ड पूरा का पूरा चैप्टर है, तो इस चीज को आप देख लोगे। अब बात आती है चैप्टर नंबर 9 की। ठीक है, ये होता है हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। बेटा जो हमने 5, 6, 7, 8 में पूरी तरीके से यहाँ पे पढ़ रखा है बेटा, वो पूरा का पूरा चैप्टर आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 में देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी करने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन भी करने को मिल जाएगा। तो बेटा अगर आपने ये कर लिया तो चैप्टर नंबर 9 भी आपके लिए कोई सी बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी, और इसके प्रश्न भी एक जैसे सिमिलर रहते हैं बेटा। एक बार अगर आपने इसको समझ लिया तो इसके अंदर से आपको देखने को दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा ये जो चैप्टर्स है अगर इनको आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपको यहाँ पे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, बोले सर इतना सब तो हम नहीं कर पाएंगे, तो बेटा आप इन 4 चैप्टर और फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आप ये वाले 1, 2, 5, 6 चैप्टर, या फिर अगर आप देख रहे हो तो 1 या 2, 1 और 2, और फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 भी अगर आप देख लोगे ना बेटा, तो भी आप यहाँ पे अच्छे नंबर लेके आ जाओगे। 80 में से आप लगभग यहाँ पे 40 नंबर का तो आप कर ही लोगे। और बेटा वो बच्चे जो यहाँ पे अपना स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, जो अपने यहाँ पे अंक बढ़ाना चाहते हैं, तो बेटा वो इनको भी यहाँ पे देखते हुए चले। और फिर उसके बाद में हमारे पास में 2 चैप्टर बच जाते हैं। बेटा वो 2 चैप्टर कौन से होते हैं बेटा? वो एक होता है वेक्टर और एक होता है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। बेटा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर हमेशा से ये देखने को मिला है जो शॉर्टेज डिस्टेंस देता है एसडी, बेटा उस पर प्रश्न आपका आता ही आता है। 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, दोनों प्रकार के प्रश्न अगर आपने देख लिए तो आपका वो वाला सीधे सीधे 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखते हुए चलोगे ना बेटा, तो वीक 3 के अंदर मतलब तीनों वीक के अंदर अगर आप देख लोगे, तीनों सप्ताह में देख लोगे, तो आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मैं आपसे यहाँ पे बात कर लेता हूं तो बेटा अब फॉर्मूला रिवीजन की अगर हम लोगों ने वीक 1, 2, 3 की यहाँ पे बात कर ली है, तो बेटा जो 3 वीक के अंदर हमने फॉर्मूले देखे थे उन फॉर्मूलों को भी हमारे को रिवाइज करना जरूरी है। हालांकि जैसा कि मैं हमेशा से पहले ही बोलता हूं कि पहले वीक से ही फॉर्मूला आपको रिवीजन करना ही करना है। आखिरी समय बचा हुआ है, बस फॉर्मूले के शीट अरिविहान के ऊपर से आप डाउनलोड कर लो और वहां पे उसको रोज पढ़ते रहो। ये पहले 3 सप्ताह तो आप कर ही रहे हो, साथ में उसको रोज पढ़ते रहो, तो आपको फॉर्मूले पैरेलल में याद हो जाएंगे, उसके साथ ही साथ में आपको याद हो जाएंगे, जिससे आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो वीक नंबर 5 के अंदर आपको 23, 24, 25 के पेपर को अच्छे तरीके से देखना है, और उसके पहले वाले जो पेपर्स है उनको भी यहाँ पे देखते हुए चलना है, पर इन पेपर को अच्छे तरीके से करते हुए चलना है ताकि आपको पूरे तरीके से कंसेप्ट समझ में आ जाए। और बेटा 6ठे नंबर यानी फाइनल रिवीजन का समय। बेटा फाइनल रिवीजन के अंदर अगर मैं आज से आपसे बात कर लेता हूं तो फाइनल रिवीजन के अंदर आखिरी वाले दिन आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको यहाँ पे अगर फाइनल रिवीजन की बात कर लेता हूं तो पहले दिन के अंदर आपको फॉर्मूला तो अच्छे तरीके से याद करना ही करना है। जो मैंने आपको एसडी बोला शॉर्टेज डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखना है और उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन आपको लगा लेना है और उसकी थ्योरी भी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, फिर आपको दूसरे दिन की बात आती है, तो दूसरे दिन के अंदर आपको चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 को कंसेप्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। फिर उसके बाद में थर्ड डे की बात आती है, तो थर्ड डे के अंदर आपको यहाँ पे क्या देखना है बेटा? आपको यहाँ पे देखना है चैप्टर नंबर 2 देखना है और चैप्टर नंबर 5 देख लेना।
ठीक है बेटा, इस तरीके से आप देखते हो चलोगे तो आपको रिवाइज यहाँ पे अच्छे तरीके से हो जाएगा और आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जो हमने 3 सप्ताह में पढ़ा था ना बेटा, उसको यहाँ पे हमें 5 दिन में फिर वापस से रिवाइज कर लेना, जिससे आपको यहाँ पे कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। क्यों बेटा? क्योंकि अब हमारे पास में बिल्कुल आखिरी मौका और अंतिम मौका है जो एमपी गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे दिया है। अगर जैसे कि अभिषेक सर ने आपको यहाँ पे बताया था कि दूसरा मौका है, तो बेटा मैं इसको दूसरा मौका तो नहीं बोलूंगा। अभिषेक सर ने भले ही आपको दूसरा मौका बताया है, पर लेकिन मैं उसको अंतिम मौका बोलूंगा आपके भविष्य के लिए। अगर किसी भी कारणवश अगर कुछ भी आपके साथ में हुआ है, आप उसको भूल जाइए, कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आखिरी समय है, जी तोड़ मेहनत लगा लीजिए। जैसा कि अभिषेक सर ने आपको फिर से बताया था कि बेटा सांस लेने का भी समय नहीं, बेटा इस सांस लेने वाले समय को भी आपको इन काम में लगाना ही लगाना है। तो इस तरीके से अगर आपने यहाँ पे सब कुछ देख लिया है, तो आपको इस तरीके से क्लियर हो जाएगा कि अब हमें किसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो बेटा कमर कस लीजिए, अब से बिल्कुल आप कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि हमारे पास में समय बिल्कुल नहीं है और हमें वापस से हमें एक अच्छा रिजल्ट बना के लेके आना है। तो बेटा इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने आप को यहीं पे आपके सामने स्थगित करता हूं और साथ ही साथ में मैं यहाँ पे सूरज सर को बुलाता हूं, जिससे कि आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर का रोड मैप भी अच्छे तरीके से यहाँ पे पता चल जाए और आपकी पढ़ाई को बिल्कुल एक टॉप लेवल पे यहाँ पे लेके चले आए। तो सूरज सर बिल्कुल आप आ जाइए और यहाँ पे आप देख लीजिएगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। बच्चों को रुकने तो देना ही नहीं है सर, हर एक सब्जेक्ट को समाप्त करवाना है उनके। जैसा कि बेटा आपने सब देखा ही, अमन सर ने और अभिषेक सर ने आपको 2 सब्जेक्ट का रोड मैप दे दिया है। बचे हुए 2 सब्जेक्टों का रोड मैप भी मैं दे देता हूं। मैथ वालों के लिए नहीं होगा बायोलॉजी वाला सेक्शन, तो बेफिक्र रहना, केमिस्ट्री तक ही देखना, बायोलॉजी तक मत जाना। इसीलिए केमिस्ट्री पहले भाई, बायोलॉजी बाद में, है ना। तो आओ समय ना बर्बाद करते हुए फटाफट अपन शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने केमिस्ट्री पे, रसायन शास्त्र पे। अब देखो रसायन शास्त्र का जो एग्जाम है, आपका जो पेपर है, वो आपका देखने को मिलेगा 25 जून को। तो 25 जून तक के लिए हमारे पास लगभग 7 हफ्ते हैं। तो इन 7 हफ्तों में, वैसे थोड़ा कम मिलेगा, 7 हफ्ते में कुछ दिन कम रहेंगे, लेकिन उसमें हमें ज्यादातर रिवीजन ही करना है। तो मेन बात जो है, अगर आपने पहले के 6 हफ्ते तरीके से पढ़ाई कर ली, तो मेरे ख्याल से 7वें हफ्ते की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु अगर आप रुक गए इन 6 हफ्तों में, तो दिक्कत हो जाएगी। पर सर जी यहाँ तो 3 ही दिख रहे हैं। बेटा जी यहाँ पे देखो, बात को समझो। सप्ताह 1 में आपको बात करनी है अकार्बनिक रसायन की, मतलब कि कौन से? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें आपको 2 चैप्टर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से आपके? डीएनए ब्लॉक और उप सह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये दोनों चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, 2 ही चैप्टर हैं हमारे किसमें? अकार्बनिक रसायन में। इन दोनों से स्कोर अच्छा होता है, क्योंकि उप सह संयोजन यौगिक से ज्यादातर क्या बातें आती हैं? आयुपेक नेमिंग आती है। अगर आपने कभी मेरा मॉडल पेपर का एनालिसिस देखा होगा, तो मैंने उसमें बताया था कि ज्यादातर नंबर कहां से आ रहे थे? उसमें 4 नंबर देखने को मिल रहे थे लघु उत्तरीय प्रश्न से, 2-2 नंबर के 2 सवाल, और उसमें भी ज्यादातर क्या आया था? आयुपेक नेमिंग ही आई थी। डीएनए ब्लॉक में उनके क्या है? गुण हैं, उनके गुण देखने को मिलते हैं। उन सभी गुणों को आपको देखना पड़ेगा। वो सभी गुण किस बात पे फोकस करते हैं? वो सभी गुण इस बात पे फोकस करते हैं कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस बात पे फोकस करते हैं। तो आपको भी इन दोनों चैप्टर्स को इन्हीं बात पे फोकस करना है। अगर इन दोनों बात पे फोकस कर लिया, तो ये चीज आपकी यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। परंतु क्या इसका रिवीजन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसका रिवीजन पहले हफ्ते में नहीं, चौथे हफ्ते में होगा। पहले हफ्ते में आपने इसको एक बार में पढ़ा, फिर चौथे हफ्ते में दोबारा पढ़ोगे। कैसे? मैं समझाता हूं। देखो, पहला हफ्ता अपन ने किस पे बात करी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। दूसरे हफ्ते में अपन बात करेंगे भौतिक रसायन पे, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं 3 चैप्टर। विलियन देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखने को मिलती है, और केमिकल काइनेटिक्स देखने को मिलता है। इन तीनों चैप्टर्स पे अपन बात करेंगे। अब यहाँ से डेरिवेशन भी आता है और न्यूमेरिकल भी आता है। अगर आपके बहुत ज्यादा कम नंबर आए हैं, अगर आप इन चीजों को नहीं कर पा रहे हो, तो आप ध्यान देना है किस पे? डेरिवेशन पे। जैसे कि राउल्ट्स लॉ का डेरिवेशन हो गया, लोअरिंग वेपर प्रेशर का डेरिवेशन हो गया, बॉइलिंग पॉइंट का डेरिवेशन हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट का डेरिवेशन हो गया। इन डेरिवेशंस पे थोड़ा ध्यान देना है। तभी मैंने यहाँ पे कहाँ से पढ़े लिख रखा है भाई कि डेरिवेशन प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर कर ली तो आपका विलियन बहुत तरीके से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपकी नस्ट इक्वेशन, उसकी भी डेरिवेशन आती है। और अगर जाते हैं अपन केमिकल काइनेटिक्स पे, तो वहां पे शून्य कोटि का कैसे हाफ पीरियड निकाला जाता है, इन सब बातों की जो डेरिवेशन है उनको एक बार प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है। जो कहां करोगे आप? दूसरे सप्ताह में भौतिक रसायन में करोगे, हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में करोगे। फिर तीसरे सप्ताह में आप क्या करने वाले हैं? कार्बनिक रसायन पे बात करेंगे। कार्बनिक रसायन लेट आ रहा है, परंतु इसमें 5 चैप्टर है, जिसमें से आखिरी चैप्टर जैवणु, थोड़ा उदाहरण ज्यादा है उसमें, तो उस पर बात कर लेना, उस पर तरीके से उसके उदाहरणों को देख लेना। साथ ही साथ बचे हुए आपके जो 4 चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में क्या है भाई? भौतिक गुण है उनके, और
रासायनिक गुण है और उनको बनाने की प्रक्रिया है। मतलब दो पार्ट क्या है उनका, एक पार्ट तो उनका भौतिक गुण का हो गया जो आप तरीके से याद कर सकते हो, देखो उसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, और आखिरी मौका है। तो मैं तो बोल रहा हूँ भैया केमिस्ट्री तो ऐसी होती है कि रात को पढ़ी और सुबह साफ वाली कहानी है उसकी, तो उसको रटने की कोशिश करना है आपको। भौतिक उसके गुण जितने आसानी से रट लोगे आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल पाएगा। उसके बाद उसके जो दोनों रिएक्शंस हैं, नेमिंग रिएक्शंस सबसे ज्यादा देखनी, जिनके नामकरण वाले हो रखे हैं उन नामकरणों को तरीके से याद कर लेना। मैं तो यही कहूंगा कि पहले हफ्ते में, क्योंकि देखो पहले हफ्ते में अकार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं वहां पे थोड़ा कम टाइम लगेगा, तो कोशिश करना एक अलग से पेज बना लो जिसमें जितनी भी नाम वाली रिएक्शंस हैं उन सबको लिख लो और कहीं पे चिपका दो। आते जाते 2 बार पढ़ना जरूरी है, सुबह उठो एक बार पढ़ो, सबको रात को सोने से पहले एक बार पढ़ लो, आपको आखिरी दिन तक सारी की सारी रिएक्शंस रट जाएंगी, इसकी मेरी गारंटी है। और उसमें अगर साथ ही साथ अगर आपने लिख के याद करने की कोशिश करी तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी भाई, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है जितनी ज्यादा इंद्रियां इस्तेमाल करोगे अपनी पढ़ाई में उतना ही सही रहेगा। क्यों अभिषेक सर को हर एक फॉर्मूला याद है, क्यों अमन सर को हर एक फॉर्मूला याद है, क्यों मुझे सारी रिएक्शंस याद है, क्योंकि हमने उसको बोला है, हमने उसको सुना है, हमने उसको लिखा है। इसीलिए कई बार क्या होता है हम बोलते कुछ और है, लिख कभी गलत दे सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक चीज हमेशा सही रहती है। कनेक्शन थोड़ा ब्रेक हो जाता है कभी कभी, लेकिन एक ना एक चीज हमेशा सही रहती है, क्योंकि आदत वो पड़ चुकी है, वो आदत आपको बनानी पड़ेगी। इसके बाद देखो 1 2 3 हफ्ते हो गए आपके, चौथे हफ्ते में आपको वापस जाना है रिवीजन में किसके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फिर 5वें में भौतिक केमिस्ट्री के, और इसके बाद 6वें में कार्बनिक रसायन या कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये चीज आपको 2 बार करनी है, मतलब आपने पूरी केमिस्ट्री को ही 2 बार पढ़ लिया है। लेकिन अगर आपसे नहीं होता तो उनके कुछ हिस्सों को ले लो, जो हिस्से मैंने बताए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप रिएक्शंस पकड़ लोगे, डीएनएफ ब्लॉक और आपके उपसही संयोजन यौगिक से डीएनएफ ब्लॉक में जो भी उसके भौतिक गुण है वो पकड़ लोगे, आपके उपसही संयोजन यौगिक से क्या पकड़ लोगे, आयुपैक नेमिंग पकड़ लोगे। भौतिक रसायन में आप डेरिवेशन पकड़ लो, और कोशिश करो कि अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो जाए, 3 ही चैप्टर है हमारे, ज्यादा बड़ी फॉर्मूला लिस्ट भी नहीं है, अरिविहान पे अवेलेबल भी है, और आप खुद से भी बना सकते हो। फॉर्मूला लिस्ट बना लो, एक एक सवाल करके देख लो, 1 से 2 सवाल कर लोगे उसमें आपका काम हो जाएगा। रही बात आपके 7वें हफ्ते की, तो देखो भाई, 1 अंक की प्रश्न, मैंने हमेशा कहा है कि 1 अंक की प्रश्न कहीं कोई एलियन नहीं है कहीं से और आ गया, आपके सिलेबस में से ही बनाया गया है। मतलब अगर 2 नंबर का प्रश्न आपने किया है, 3 नंबर का प्रश्न आपने किया है, 4 नंबर का प्रश्न आपने किया है, तो उसके किसी एक हिस्से से 1 नंबर का प्रश्न बनेगा। आपकी तैयारी हो रही है, लेकिन आपको कहीं से भी अरिविहान में मिल जाएंगे, परीक्षा बोर्ड में मिल जाएंगे, परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे, आपके पास कोई सी भी किताब है उसमें भी मिल जाएंगे, वहां से 1 अंक की प्रश्न आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। साथ ही साथ क्या कर लेना भाई, रिवीजन कर लेना है। और एक बात ध्यान रखना, पढ़ना कहां से, देखो पीवाईक्यू जरूरी है, पीवाईक्यू जरूरी है। जैसे कि आपको अभिषेक सर ने बताया था कि 2020 से लेके 2025 तक, क्योंकि भाई इस साल का पेपर तो हो ही गया ना, आपके पास तो होगा भी अभी पेपर, तो ये 5 साल, और मेरे ख्याल से 6 वाला बता ही दिया उन्होंने, कोई दिक्कत आई नहीं। तो इन 5 सालों के आपको सारे के सारे सवाल करने हैं, चैप्टर वाइज करके देख लोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा भाई, है ना। साथ ही साथ हमने लेक्चर्स लिए थे, लाइव लेक्चर्स लिए थे, उन लेक्चर्स को जाके देखो। अब कैसे देखेंगे सर जी, बेटा अगर आपने अरिविहान के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको वीडियोस के बाजू में एक लाइव का सेक्शन दिख रहा होगा, उस लाइव के सेक्शन में क्लिक करोगे, आपको सारे लाइव सेक्शन लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे जो हमने लिए थे। ठीक है भाई, ये थी आपकी रसायन शास्त्र की बात, केमिस्ट्री की बात हमने यहाँ पे कर ली है। थोड़ा सा बायोलॉजी वालों से भी बात कर ली जाए, जो मैथ वाले हैं वो चाहे तो वीडियो बंद भी कर सकते हैं, लेकिन आखिरी में वापस आपको तीनों चीजें से मिलने का मौका भी मिलेगा। तो भाई अब बात करते हैं अपने जीव विज्ञान, अरे विज्ञान कहाँ से आ गया भाई, ये थोड़ी ना होगा, विज्ञान की बात कर लेते हैं, हमारे बायोलॉजी पे बात कर लेते हैं। यहाँ भी अपने को 7 हफ्ते देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पेपर कब है भाई, 27 जून को। कब है, 27 जून को। तो लगभग क्या पूरे के पूरे 27 हफ्ते आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ कैसे करना है, यहाँ हम यूनिट वाइज चलेंगे बेटा, यहाँ पे यूनिट वाइज इसलिए चलेंगे कि जो पहली यूनिट हम करने वाले हैं जीव विज्ञान और मानव कल्याण, इसमें 2 चैप्टर हैं, परंतु ये आपको दे के जाता है टोटल 14 नंबर। कितने नंबर, 14 नंबर, जिसमें से आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बहुत ही अच्छा चीज है भाई, उदाहरण है, सिर्फ रटना है। जैसे हमने केमिस्ट्री में क्या रट लिए थे, आपकी अभिक्रियाएं रट ली थी, वैसे यहाँ पे उदाहरण को रटने की जरूरत पड़ेगी भाई, परंतु ये नंबर बहुत अच्छे देके जाएगा, बेफिक्र रहना, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको एंटीबॉडी का डायग्राम भी बनाने को आ सकता है, तो उस एंटीबॉडी के डायग्राम को भी ध्यान देना है। साथ ही साथ जितनी बीमारियां हैं उनके लक्षण और उनको करने वाले पैथोजेंस पे भी बात कर लेनी है, मतलब हमें उनको भी एक बार पढ़ लेना है। इसीलिए इसको पहले हफ्ते में रखा है, जिससे अगर आप इसको लिख लो
तो आखिरी तक में कभी ना कभी एक एक बार पढ़ के उसको रिवाइज कर करके आप याद कर लो, रट लो। उसके बाद देखो भाई, सप्ताह 2 में क्या करना है, बायोटेक्नोलॉजी करनी है। बायोटेक्नोलॉजी के हमारे 2 चैप्टर हैं। दूसरा वाला चैप्टर क्या है, उसमें भी उदाहरण थोड़े से ज्यादा है, परंतु पहले वाले चैप्टर में प्रक्रिया बहुत ज्यादा है, प्रोसेसेस बहुत ज्यादा है। वो सारी प्रोसेसेस आती हैं 3 से 4 नंबर में देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपकी पीसीआर हो गई, आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कोई थोड़ा बहुत पार्ट आ जाता है। तो उन सबको तरीके से कर लेना, एक एक बार लिख के देखना है भाई, लिख के नहीं देखोगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसके बाद देखो भाई, वीक 3 में आपको पारिस्थितिकी देखने को मिलेगी, आपकी इकोलॉजी आ जाएगी। इकोलॉजी में 3 चैप्टर्स है। अब ये स्टार्टिंग ये जो तीनों है ना, 3 हफ्ते, इनमें हमने उन चैप्टर्स को रखा है, उन यूनिट को रखा है जिनमें याद करने वाली बातें थोड़ी सी ज्यादा है। अब यही नंबर भी देती है, क्यों? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी भी आपको 12 नंबर की देखने को मिलेगी, पारिस्थितिकी भी आपको 12 नंबर को देखने को मिलेगी। और हमने यहाँ खत्म कितना कर लिया, यहाँ के 2 चैप्टर, यहाँ के 2 चैप्टर और यहाँ के 3 चैप्टर, ये 7 चैप्टर ही आपको पास करा देंगे भाई। ये 7 के 7 चैप्टर आपको पास कराने की ताकत रखते हैं। परंतु क्या हमें सिर्फ पास होना है? अगर आपको सिर्फ पास होना है तो इन्हीं चैप्टर्स को वापस पढ़ लेना। परंतु अगर और अच्छे नंबर लाने, और अच्छे नंबर आने हैं तो थोड़ी सी लॉजिकल की तरफ चलेंगे, क्योंकि जनन जिसमें 3 चैप्टर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आखिरी चैप्टर क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, छोटा सा है, बहुत ही छोटा है। बचे हुए 2 चैप्टर थोड़ा लॉजिकल है, परंतु ये आपको 16 नंबर देके जाएंगे। और यहाँ की प्रोसेस अगर आपने कर ली तो वाह जी वाह। साथ ही साथ इनमें डायग्राम आते हैं, बात समझ में आई? आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आ सकता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आ सकता है, फ्लावर का डायग्राम आ सकता है, माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम आ सकता है, एंथर का, परागकोश का डायग्राम आ सकता है। तो इन डायग्रामों को एक बार बनाने की कोशिश जरूर करना, समय निकाल लेना भाई। अगर नहीं निकालोगे, यहाँ कहीं भी एक जगह छूट गए तो नंबर फिर से कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसा कि अमन सर ने कहा, आखिरी मौका है, इस आखिरी मौके को भुनाना बहुत जरूरी है भाई, है ना। देखो वीक 5 में चलते हैं। ये जो है आनुवंशिकी और विकास, इसमें एक चैप्टर जो है विकास, वो छोटा सा है, वो आप कर ही लेना। परंतु अगर किसी को आनुवंशिकी के पहले 2 चैप्टर्स में दिक्कत आती है, वंशागति के आणविक सिद्धांत, है ना, और आपका जेनेटिक्स का पहला चैप्टर जिसमें मेंडल चाचा है हमारे, तो ये दोनों चैप्टर्स जो है थोड़े बड़े हैं, परंतु बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लॉजिकल हैं, रटने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इनको जरूर कर लेना भाई। ये 3 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाएंगे, जो कि होंगे टोटल 16 नंबर। क्योंकि यहाँ पे जो सवाल आते हैं, इनसे जो सवाल आते हैं वो 3 नंबर और 4 नंबर में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, कम में थोड़ा कम देखने को मिलते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि 6 से 7 हफ्ते में, अब आपके पास 2 हफ्ते, देखो 6 से 7 हफ्ते, अगर कोई चीज गलती से छूट गई तो इन हफ्तों में आप उसको कर सकते हो। साथ ही साथ 1 अंक की प्रश्न की तो तैयारी करनी ही करनी है, और उसके साथ फाइनल रिवीजन भी करना है। मतलब यहाँ पे जो हमने पेज बनाए थे, जो चिपकाए थे, उनको पढ़ते हुए चलना भाई। और करना कैसे, वही बात, आपको पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है। पीवाईक्यूज पे फोकस रखो, कहां से कहां तक, 2020 से लेके 2025 तक। वहीं पे यूट्यूब लाइव लेक्चर जो हमने लिए थे बायोलॉजी के लिए थे, उन यूट्यूब लाइव लेक्चर्स पे भी ध्यान देना है। और सही कसर, देखो अगर थोड़ी बहुत समय बच जाता है तो आपको 2025 का मॉडल पेपर का एनालिसिस, जिसमें हमने हर एक सवाल को तरीके से सॉल्व कराया था, हर एक टीचर ने कराया था। जैसे कि बायोलॉजी का इंग्लिश वर्जन का मैंने कराया था, केमिस्ट्री का इंग्लिश वर्जन मैंने कराया था, वहीं पे केमिस्ट्री के हिंदी वर्जन के लिए पीयूष सर ने कराया था, बायोलॉजी के हिंदी वर्जन के लिए किसने कराया था, अंकुश सर ने कराया था, वहीं पे फिजिक्स के लिए आपके अभिषेक सर ने कराया था, मैथ के लिए अमन सर ने कराया था। इन सारे टीचर्स पे भरोसा करना है आपको, और इन सारे लेक्चर्स को एक बार देख लेना है, ठीक है भाई। तो ये थी बात आपके सभी सब्जेक्टों की, कैसे ये रोड मैप तैयार है, कैसे इस पे सिर्फ आपको चलना है। और अगर आप इस पे चल गए तो आपने अगर फेल किया है तो आप बिल्कुल पास हो जाओगे, और अच्छे नंबरों से पास हो गए। अगर नंबर कम पड़ गए थे तो भैया नंबर ही तो बढ़ाने हैं, हमारे साथ रहो, नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस बात को कंक्लूड करूंगा, और मैं अपने दोनों साथियों को बुलाना चाहूंगा कि आए और इस चीज को कंक्लूड करते हैं। हम बच्चों को अब शुभकामनाएं देते हैं और उनके लक्ष्य की तरफ उन्हें विदा करते हैं। आइए सर। बिल्कुल सर। तो बच्चों सीधी सी बात यह है कि मैंने, अमन सर ने, सूरज सर ने, हम सब ने मिलकर आप लोगों को एक राह दिखाने का प्रयास किया, एक रोड मैप बताया कि किस प्रकार से आप दूसरी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हो, है ना सर। बस यही काम किया, पर काम हम कर सकते हैं, असली मेहनत कौन करेगा सर, बच्चे करेंगे। हाँ, सर बिल्कुल बच्चे करेंगे। यहाँ पे असली मेहनत कौन करेगा, बच्चे करेंगे। और यदि बच्चे मेहनत कर लेंगे, मंजिल हमने दिखा दी है, रास्ता हमने बना दिया है, चलना और दौड़ना आपका काम है। हाँ। और चलो ही मत, अब तो दौड़ना ही है
सपाट रोड बना दी भाई आपको। वो मैंने कहा ना सर, मैंने कहा कि सांस लेने का टाइम मत लेना, दिन रात एक कर दो। और दशरथ मांझी की कौन सी बात याद रखनी है कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस इन्हीं लाइन के साथ हम आपको कहना चाहेंगे अलविदा। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। और जो रोड मैप बताया उसको तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट बेटा, गुड बाय एंड थैंक यू।